नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। बारिश के कारण शहर में हुए जल जमाव के निकासी नहीं होने से लोगों की जिंदगी हुई नरकी। सोमवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा से पहले वार्ड पार्षद ने पार्षदों के सामने खुला पत्र किया जारी। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सदन में दिए गए बयान के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में हुआ परिवाद दायर। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव से लोग काफी परेशान हैं। कई दिनों से जमे पानी के कारण लोग बीमारी के आशंका से दहशत में हैं। नगर निगम के तमाम दावों की पोल दिन प्रतिदिन खुलती जा रही है। शहरी क्षेत्र में लगे जल जमाव की निकासी नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी का रंग काला हो गया है, जिससे नई बीमारी का भय लोगों में कायम हो गया है। साथ ही आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज आपको यह तस्वीर शहर के जेल चौक स्थित वार्ड संख्या 45 के पासवान टोला का दिखा रहे हैं। यहाँ बारिश की वजह से लगे जल जमाव से लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। फिलहाल पानी निकासी का रास्ता बंद है। मुख्य सड़क के मुहाने पर कलवर्ट और ड्रेनेज के अधूरे निर्माण के कारण पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है, जिससे लोग काले पानी से घिरे हुए हैं। घुटना भर पानी झेलकर लोग मोहल्ले में आ जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी तरह पानी निकासी करना बहुत ज़रूरी है। पानी का रंग भी काला पड़ गया है। यही नरकीय स्थिति बनी रही तो गंदगी से इलाके में महामारी फैल जाएगी। छोटे बच्चे और महिलाओं को आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परमानेंट रहता है पानी यहाँ 12 मास। बारिश के दिनों में तो बारिश में आती पूरा ठेवना से ऊपर रहता है पानी। निकलने का साधन नहीं है, उल्टा ही पानी बैक होता है। कारण क्या है? बैक होने का होता है, ढलाव उल्टा है। मुख्य नाला ऊंचा बना दिया जी। दिक्कत है, कोई बड़ बीमारी कोई दर्द दवाई लावे के है तो दिखते है। पानी के जरूरी है तो पानी भी नहीं पिए वाला के उपाय है। क्या परेशानी हो रही है? पानी ये है, दिक्कत है पानी के, रात दिन पानी लगल रहता है। वर्षा है तब भी या न वर्षा है तब भी। इसी में आप लोग को आना जाना? हाँ, यही में आना जाना है, यही रास्ते है हम लोग के। आना तो घूम करके बहुत दूर घूम के जाइए। लगा ही रहता है यहाँ लोग को आना जाना, जीना मुश्किल है। बढ़ है, बीमारी है, इतना मच्छर लगता है, लोग बीमार रहते हैं बराबर। इस कारण के वजह से बहुत दिक्कत है हम लोग को। नगर निगम की तरफ से कुछ साफ सफाई कहाँ कुछ हो रहा है इसमें? कुछ सफाई वगैरह नहीं हो रहा है। कुछ न वार्ड पार्षद कभी देखने आता है इस एरिया में। जल जमाव का कारण क्या है? बारिश का पानी है, नाला भी है, बारिश भी है। निकासी इसका है ही नहीं है, कहीं जी पानी कहीं निकलेगा, कोई निकासी है नहीं। आप लोग इसी तरह नरक में जी रहे हैं किसी तरह से। क्या करेंगे? घर है, घर छोड़ के कहीं चल जाएंगे, सो भी नहीं और कहाँ जाएंगे। नगर निगम की राजनीति में उथल पुथल जारी है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नंदू बाबू ने सभी पार्षदों के नाम खुला पत्र जारी किया। शुक्रवार को मिठनपुरा स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम में उपमेयर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व वार्ड संख्या 46 के पार्षद नंद प्रसाद शाह उर्फ नंदू बाबू ने गुरुवार को सभी वार्ड पार्षदों के नाम खुला पत्र जारी करते हुए कहा कि किसी के दबाव में या नोट फॉर वोट के लालच में अपने वोट को बर्बाद ना करें, स्वेच्छा और स्वविवेक से कल मतदान करें। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम को नचाने वाले मदारी को इस बार नगर निगम को नचाने नहीं देंगे। हमारे तरफ से सभी पार्षदों से मैं मिला हूं। कल 23 तारीख और परसों 24 तारीख को जो अविश्वास प्रस्ताव पर बोर्ड की बैठक है, उसके संबंध में माननीय सभी विकास पसंद और जनता का जो भरोसा जीत के आए हैं, उन सभी पार्षदों से मैं मिला हूं। और आज भी चूँकि आज अंतिम दिन हमारे पास है, आज भी मिल रहा हूं। और सबों से मैं यही उनसे विनती कर रहा हूं कि मुजफ्फरपुर नगर निगम की एक गौरव गाथा, प्राचीनतम गौरव गाथा रही है, और परंतु पिछले 20 वर्षों से इसके गौरवशाली इतिहास को धूमिल करने का काम शहर के
एक जो राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन मैं उनको मदारी कहता हूँ, वो मदारी पिछले 20 वर्षों से मुजफ्फरपुर नगर निगम की राजनीति को अपने मन माफिक नचा रहे हैं और ये अपने मन माफिक बनाने और बिगाड़ने का काम करते रहे हैं 2002 से। डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा नाम कि किसको कहाँ से लड़ा है। आज समय कम है, अंतिम दिन है, कल बैठक है, परसों बैठक है। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मदारी जो है अपना खेल फिर कुचक्र जो है इनका ये तिकरमबाजी वाला ये खेल जो है शुरू कर दिए हैं और अपने तिकरमबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी का भी जो कल और परसों जो अविश्वास का जो खेल खेला जा रहा है, इसके संबंध में हमको कहना है पत्रकार बंधु कि ये शहर, ये नगर जो है अभी जल जमाव, बाढ़, पेयजल की समस्या, गली नली की समस्या और साथ ही बहुत सारे कूड़ा उठाओ, साफ सफाई की समस्या से ग्रसित है। कोरोना काल चल रहा है। इस समस्याग्रस्त समय में भी ये मदारी जो है अपने ये कुचक्र से बाज नहीं आ रहे हैं और फिर से सबको लड़ाने भिड़ाने में मशगूल हो गए हैं। और इनके इस कुचक्र के ये बेमौसमी बरसात के खेल में नगर निगम का समय जो है 1-1.5 महीना समय ये बर्बाद कर रहे हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। इसलिए मैं शहर के जो इस शहर के बगीचा के 48 फूल हैं, 49 थे, लेकिन एक दुर्भाग्य से हमारे बीच संजीव चौहान जी आज नहीं हैं, तो 48 फूल जो इस मुजफ्फरपुर नगर निगम के बगीचे के फूल हैं, जो पार्षद विकास पसंद हैं, विकास के रास्ते में संघर्ष कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि कल 23 और 24 को जो बोर्ड में अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक रखा गया है, उसमें निश्चित रूप से उपस्थित हों और अपना आत्मा की आवाज़ और नगर के विकास की सोच को देखते हुए अपना स्वयं का निर्णय लें, स्वयं की स्याही से स्वयं एक इतिहास लिखें। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अय्यापुर इलाके के सहबाजपुर मोहल्ले के एक निर्माणाधीन मकान में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सहबाजपुर अंबेडकर मोहल्ला निवासी प्रकाश झा के 21 वर्षीय पुत्र अभिनव उर्फ गौतम के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही अय्यापुर थाना प्रभारी सुनील कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंच मामले की छानबीन कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतक अभिनव बुधवार को घर से सब्जी लाने के लिए 0 माइल गए थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजन काफी खोजबीन की, नहीं कुछ पता चलने पर परिजनों ने इस घटना की शिकायत अय्यापुर थाना में किया था। वहीं आज शव मिलने के बाद यह घटना सामने आया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि कल 0 माइल गया था, देर रात तक घर नहीं लौटा तो पुलिस कंप्लेन किया गया था, लेकिन आज यह घटना सामने आ गई। घर से 10 बजे चला है दिन से घड़ी बनवाने के लिए। घड़ी में मेरे बेटा के हाथ में लगा 0 माइल गया है। मम्मी से वो शायद 12 बजे तक बात किया है, बोला घर आ रहे हैं। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, तो लगा कि बैटरी खत्म हो गया होगा, आ जाएगा शाम तक घर पर। दिन में शाम से खोजते खोजते रात 12-1 बज गया, कहीं नहीं मेरा बेटा मिला। वहीं मामले में अय्यापुर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि निर्माणाधीन मकान में युवक का शव बरामद किया गया है। प्रथम दृश्य मामला हत्या का है, छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। कि सहबाजपुर में एक अर्धनिर्मित मकान है, उसमें एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन में हम लोग वहाँ पर गए तो देखे कि असामयिक पीने वाला जगह है वो, और वहाँ पर एक बॉडी पड़ा हुआ है जिसकी पहचान हो गई है। वो गौतम कुमार पिता प्रकाश झा है और वो सहबाजपुर के रहने वाला है। पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग लाए हैं और उसके पास से हम लोग मोबाइल भी बरामद किए हैं। उसकी सारी हम लोग डिटेल्स खंगाल रहे हैं। जो भी ऐसे अपराधी किए हैं
वैसे व्यक्ति को बख्शे नहीं जाएंगे, हर हालत में हम लोग पकड़ेंगे, उसको जेल भेजेंगे। प्रथम दृष्टया मामला क्या लगे? पहला दृष्टिकोण से तो यही लगता है कि जो भी उसका साथी लोग है असामयिक पीने के लिए उधर बुलाया होगा और असामयिक पीने के बहाने आपसी विवाद को लेकर इस तरीका की घटना घटी। शरीर पर जख्म भी है? हाँ, सिर में शरीर का जख्म है, लेकिन जख्म की अभी पहचान नहीं हो पा रही है कि किस तरीका का जख्म है, लेकिन उसके सिर से खून बह रहा था। पिता क्या करते थे? इसका पिता अपना घर पर ही है, काम धंधा करते हैं। वो लड़के क्या करता? परिजनों से बातचीत हो पाई? परिजन है कि वो अपना पढ़ाई लिखाई करके वो भर्ती होना चाह रहा था, उसी के लिए वो ट्रेनिंग के लिए गेल था कि हम कोचिंग करेंगे, उसके बाद हम ट्रेंड होकर आएंगे तो हम बहाल होंगे। इसी बीच में 19 तारीख को आया था, उसका गार्जियन का कहना है, और कल 10 बजे के करीब वो निकला था 0 माइल के लिए, लेकिन वो घर पर नहीं आया तो इसके गार्जियन काफ़ी खोजबीन कर रहे थे। कल इसकी जानकारी आपको मिला था सर? हाँ, इसकी जानकारी हम लोग के पास वो 12 बजे आए थे। हम लोग इसमें छानबीन में जुटे हुए थे कि उसी क्रम में हम लोग को पता चल गया कि एक डेड बॉडी उधर पड़ा हुआ है जिसकी पहचान हुई है। जिला पुलिस की टीम ने अय्यापुर थाना क्षेत्र की छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 7 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अपराध पर अंकुश लगाए जाने को लेकर कार्रवाई में अय्यापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विभिन्न थाना क्षेत्रों में आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट सहित कई मामलों में वारंटी और फरार अभियुक्त सोनू कुमार, राहुल कुमार और मनोज कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ा। विशेष पुलिस टीम ने अपराध की योजना बना रहे इन दोनों ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने अपराध रोकने को लेकर कार्रवाई करते हुए वारंटी और कुख्यात सोनू को उसके गुंडों के साथ अय्यापुर थाने इलाके में जमालाबाद इलाके से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एक देसी पिस्टल, कारतूस, लूटी गई बाइक, आधा किलो मादक पदार्थ, चरस, लूटी गई हुई मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त सोनू कुमार के ऊपर जिले के काटी थाना, मिठनपुरा थाना में दर्जनों कांड दर्ज रहे हैं और यह पुलिस को लगातार चकमा देकर भागता रहा है। एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और लूटपाट के कई मामलों में फरार सोनू का सहयोगी मनोज कुमार उर्फ रंजित के ऊपर में भी आधे दर्जन कांड, जबकि सहयोगी राहुल के ऊपर भी काटी थाना में कई कांड दर्ज रहे हैं। दिनांक 21/7 को थानाध्यक्ष अय्यापुर को सूचना मिली कि जलालाबाद लीची गाछी में कुछ अपराधकर्मी अपराध करने की योजना से जुटे हुए हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष अय्यापुर द्वारा एक टीम का गठन करते हुए उस जमालाबाद लीची गाछी को घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान में वहाँ पे 5-6 अपराधकर्मी थे जो भागने का प्रयास किए, परंतु उन लोगों को सभी को भागने के क्रम में ही गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उन लोगों के पास से एक कट्टा, गोली, मोटरसाइकिल और कुछ मोबाइल की बरामदगी हुई है। इन लोगों से पूछताछ पे पता चला कि इसमें सोनू, मनोज और राहुल करके 3 ऐसे अपराधकर्मी हैं जिनका कि आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग कई कांडों में काटी थाना और मिठनपुरा थाना में वांटेड रहे हैं। पुलिस को इन लोगों की काफ़ी दिनों से तलाश थी और इन लोगों के द्वारा एक बड़ी घटना का अंजाम देने के लिए वहाँ पे जुटे थे, जिसे कि पुलिस की सक्रियता के कारण विफल कर दिया गया। टोटल गिरफ्तारी कितनी है? टोटल गिरफ्तारी 6 है और ये सभी आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं, सभी एक ही इलाके के हैं। ये लोग किस प्रकार से अपने घटनाओं को अंजाम देते थे, ऑपरेट कैसे? ये सब लूट और आर्म्स एक्ट की घटना में पहले से सक्रिय रहे हैं। इसमें से एक सोनू के विरुद्ध में अभी तक 8 कांड का पता चला है जिसमें कि वांटेड रहे हैं। इसी तरह से राहुल और मनोज का भी 3 कांड 4 कांड में ये लोग भी वांछित रहे हैं, इनका आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है। मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय के स्कूल में शराब बरामदगी मामले में गिरफ्तार दोनों युवक की रिहाई के बाद दोनों युवक को चोरी के आरोप में फिर से जेल भेज दिया गया। शराबबंदी वाले बिहार में बीते कुछ माह पहले बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय के स्कूल में बरामद हुई शराब की बड़ी खेप मामले ने काफी तुल पकड़ा था। वहीं पुलिस द्वारा अमरेंद्र कुमार नामक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। शराब कांड को लेकर विपक्ष काफी हमलावर हुए थे और तेजस्वी यादव ने उक्त मामले को लेकर पकड़े गए युवक के भाई अंशु भास्कर के साथ प्रेस वार्ता कर रामसूरत राय और उनके भाई हंसलाल राय पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं बीती रात बोछा थाना इलाके में
उक्त शराब कांड में पकड़े गए युवक अमरेंद्र कुमार व उनके भाई अंशु भास्कर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर चोरी के आरोप में पुलिस के हवाले कर दिया था। हालांकि पकड़े गए युवकों का आरोप है कि उनसे मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय द्वारा पूर्व की रंजिश निकाली जा रही है और उन्हें फंसाया जा रहा है। युवकों ने आगे बताया कि बीती शाम हंसलाल राय के बेटे मृत्युंजय ने अमरेंद्र को फोन कर स्कूल के सामने स्थित एक मकान पर सुलह करने को बुलाया था, लेकिन साजिश के तहत उन्हें चोरी के मामले में फंसाया गया और जेल भेज दिया गया। पीड़ित युवकों ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मदद की गुहार लगाई है। यहाँ थाना की पुलिस चोरी मामले में 2 भाइयों को जेल भेज रही है। दोनों भाई को पहले भी पुलिस के द्वारा शराब मामले में जेल भेजा जा चुका है। क्या है पूरा मामला, क्या है? देखिए, पिछले साल जब 7 नवंबर को शराब की बहुत बड़ी खेप विद्यालय परिसर में आई तो मैं वहाँ सो रहा था। किसका विद्यालय परिसर था? हंसलाल राय जी का विद्यालय परिसर है, जो मंत्री जी के भाई है, रामसूरत राय जी के भाई है। तो मैंने उसकी सूचना बोछा थानाध्यक्ष को दी थी अपने मोबाइल से, सरकारी मोबाइल नंबर पे। तो उस समय भी हमको सरकारी गवाह बनाने के लिए बोछा थाने पे ले जाया गया, लेकिन वहाँ उसको ले जाने के बाद हमको पर FIR करके हमको भी संलिप्त करके हमको जेल भेज दिया गया। पिछले शुक्रवार को लगभग 8.5 महीने के बाद मेरा बेल हुआ हाईकोर्ट से। उसके बाद से जो है कल रात को हमको मिलने के लिए बुलाए थे। स्कूल के सामने जो मकान है, राजेश शाह का मकान, वहाँ पे हंसलाल जी और उनके भैगना, उनका बेटा, ये सब लोग मिलने के पर्पज़ से बुलाए थे। तो हम दोनों भाई अपनी साइकिल से, एक लेडीज़ साइकिल एक जेंट्स साइकिल से वहाँ पे मिलने के लिए गए। जैसे ही वहाँ पे मिलने के लिए गए तो वो लोग चोर चोर का हल्ला करना शुरू कर दिए और हम लोग के साथ मारना पीटना शुरू कर दिए। उसके बाद जो है थाना को बुला करके थाना को सौंप दिए, जबकि हम लोग का कहीं से कोई संलिप्तता नहीं है। हम लोग विद्यालय परिसर के अंदर कदम भी नहीं रखे हैं। जो सील किया गया है प्रशासन के द्वारा, उसके अंदर हम लोग कदम भी नहीं रखे हैं। और जिस चीज़ का चोरी करने का आरोप है, साइकिल जो है, वो साइकिल आप CCTV में, बोछा में किसी भी CCTV में देख सकते हैं। वो साइकिल बहुत पहले से ही हम लोग जो है चला रहे हैं। एक मेरे भाई का साइकिल है, एक मेरी भैगनी का साइकिल है, और हम जब निकले हैं जेल से तो उस साइकिल का यूज़ कर रहे हैं। क्या लग रहा है? कारण है कि जब इस घटनाक्रम पर तो पूरी तरह से जो है मटिया पूरी तरह से उसको झाँप तोप दिया गया था, लेकिन मेरा भाई जब से तेजस्वी यादव से मिला है तभी से मेरा पूरा परिवार और हम मंत्री जी और मंत्री जी के भाई के फैमिली के पूरे निशाने पे हम लोग का पूरा परिवार है। किया गया है। थानाध्यक्ष के पास फुल पावर है कि वो हमको वहाँ से थाने पर से हमको जमानत दे सकते थे। यहाँ तक कि DSP महोदय भी कल रात को थाना प्रभारी जी को बोले कि छोड़ दिया जाए इस तरह के मैटर में जो है सो, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री जी के दबाव में जो है हम लोग को दोनों भाई को फंसा करके जेल भेज दिया गया है, भेजा जा रहा है, ताकि इस मामले को दबा दिया जाए पूरी तरीके आप से। तेजस्वी यादव से मुलाकात किए थे, क्या नाम है आपका? अंशु भास्कर नाम हुआ मेरा। क्या उस समय तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी, क्या आश्वासन मिला था? सर पूरी मदद का आश्वासन वहाँ से मिला था, और आगे अब देखिए क्या होता है। लेकिन कल रात क्या हुआ? कल रात वही घटनाक्रम जो ये बताए हैं, हम वहाँ मौके पर इन्हीं के साथ उपस्थित थे, तो ये जो बताए हैं वही बात है पूरा। अब दोनों आदमी क्यों गए थे वहाँ पर? इनको मंत्री जी के भाई द्वारा इनको बोला गया था कि वहाँ पर आकर मिलिए, हम लोग बैठकर बातचीत करेंगे। अच्छा जी। फिर वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद चोर चोर करके हल्ला कर दिया गया और हम लोगों को पकड़ कर मारपीट कर दिया गया। उसके बाद बोछा थाना को बुला करके हम लोगों को बोछा थाना को सौंप दिया गया। आगे फिर आप लोग क्या करेंगे? अब आगे तो अब लोग हम जेल जा रहे हैं। मेरे परिवार में कोई है नहीं जो इस लड़ाई को लड़ सकता है। आप 2 ही भाई हैं? बस माता पिता बुजुर्ग है। इंसाफ कैसे मिलेगा? आप लोग अगर चाहिएगा तो इंसाफ। अपनी बातों को फिर आप वहाँ पहुँचाइएगा, तेजस्वी यादव का समर्थन लीजिएगा। तो कौन जाएगा लेकर के हमारी बातों को? हाँ? हमारी बातों को लेकर के वहाँ कौन जाएगा? बुजुर्ग पिता देखिए, ब्रेन है मैंने तो चुका है। मम्मी बूढ़ी है, हम 2 भाई हैं, दोनों को जेल भेजा जा। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? सर पुलिस पूरा मंत्री के दबाव में काम कर रही है। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि सर जब से हम तेजस्वी यादव जी के साथ अपने भाई को बचाने के लिए जो सही था वो बात जब तेजस्वी यादव जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम रखे थे, तब से मेरा पूरा परिवार निशाने पर है। सुरक्षा गार्ड हम लोग को मिला गया था, 4 दिन में सुरक्षा गार्ड थाना द्वारा रिटर्न कर लिया गया। तेजस्वी यादव का साथ सही में मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? मिल रहा था साथ, पूरी तरह उन लोगों का साथ था। ऐसा तो नहीं कि मंत्री दबाव बना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, मंत्री तो दबाव बना ही रहे हैं, मंत्री के कारण ही ये सब हो रहा है। थानाध्यक्ष स्पष्ट बोले थे
थानाध्यक्ष स्पष्ट बोले हमारे पापा जी को या जो भी लोग पूछने गए उनसे कि अगर हंसलाल राय बोल देगा तो तुमको छोड़ देंगे। जो हंसलाल राय फरार चल रहा है, लेकिन वो बजाबते कल मौके पर मौजूद था जिस समय हम लोग को मारपीट किया गया हम लोग के साथ में, वो हंसलाल राय मौके पर वहाँ मौजूद था। और जब केस के हमारे आईओ मायाशंकर जी जब वहाँ पहुँचे हैं तो उसको अरेस्ट नहीं किया और हम लोग को चोरी के आरोप में हम लोग को अरेस्ट कर लिए। मंत्री जी का भागना भी जो है संजीत कुमार यादव जो उसमें मुख्य कारोबारी है, उसके ऊपर भी FIR दर्ज है, वो भी कल हमसे मिला है, कल बात किया है। दोनों भाई अब जेल जा रहे हैं, लास्ट कुछ इस टाइप का कुछ अपील करेंगे? सर हम लोग इसमें तो मेन रूप से हम मीडिया वाले भाई लोगों को कहना चाहेंगे कि वह इस बातों को जो है मजबूती से उठाए, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बातों को उठा सके। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यही दोनों भाई हैं जो कि शराब मामले में जेल भी जा चुके हैं और जेल से 8 महीना तकरीबन बाद ये लोग निकले और निकलने के बाद फिर कल रात शायद इन लोगों को बुलाया गया था वहाँ स्पॉट पे और वहाँ इन लोगों को पकड़ के पीटा गया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अब इंसाफ के लिए ये दोनों भाई दर दर भटक रहे हैं, पिता भी हैं। तो आगे आने वाले समय में देखना है कि इस मैटर में कहाँ तक बात उठ पाती है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। वहीं पूरे मामले में डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि सील किए गए स्कूल में उक्त दोनों युवक के घुसने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। यही है कि ये लोग गए हुए थे वहाँ पे, पुलिस के द्वारा जो सील किया गया घटनास्थल का वीडियो था, वहाँ पे ये लोग रात को 10 बजे पहुंचे हुए थे, है ना? हाँ। उसके आरोप में इनको जब है उसके साथ नष्ट हो गई बनना, उसके आरोप में अरेस्ट किया गया कि भाई जब पुलिस को सील किया वो घटनास्थल है सुरक्षित है, तो उसके बाद वहाँ पे कैसे बिना पुलिस की अनुमति के कैसे जा सकते हैं? अच्छा। है ना? तो स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ के दिया गया या फिर जो हंसलाल है उनके बेटे के द्वारा पकड़ के दिया गया है? नहीं, किसी को द्वारा पकड़ के नहीं दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस गई है, पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सदन में दिए गए बयान के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ परिवाद दायर की। सदन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा दिए गए बयान की भारत में किसी भी एक व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन के अभाव में नहीं हुई है, उसे लेकर गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और राज्य स्वास्थ्य मंत्री भारती परवीन पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। तमन्ना हाशमी का कहना है कि पूरे देश में हजारों लोगों ने बिना वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना से प्राणों को गंवाया है। इसके बावजूद दोनों अभियुक्तों ने सदन में देश के लोगों को बयान देकर धोखा देने का काम किया है, जिससे आहत होकर उन्होंने न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया और राज्य स्वास्थ्य मंत्री भारती परवीन जो है, ये जो है सीधा सीधा झूठ बोल के देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, आहत करने का काम कर रहे हैं। सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई कोरोना में एक भी बंदा ऑक्सीजन से नहीं मरा। कैसे नहीं मरा सर? पूरा देश जानता है, लाखों लोग मरे, तरफ तरफ के मरे, लेकिन ये लोग देश के साथ छलावा करने का काम कर रहे हैं। सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाने से बच रही है। इसी के लिए मैंने आज मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री पे मुकदमा दायर किया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और इसकी सुनवाई की तारीख जो है 28/7/2021 को रखी है। वहीं परिवादी के वकील सूरज कुमार का कहना है कि धारा 153, 153A, 295 और 295A के तहत परिवाद दायर किया गया है। न्यायालय ने परिवाद स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 28 जुलाई सुनिश्चित की है। कट। वहीं परिवादी के वकील सूरज कुमार का कहना है कि धारा 153, 153A, 295 और 295A के तहत परिवाद दायर किया गया है। मेरे माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने एक परिवाद पत्र माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दर्ज कराया है, जिसमें धारा 153, 153A, 295, 295A के तहत मुकदमा की गई है, जिसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री के विरुद्ध इन्होंने मुकदमा दायर किया है। इसकी अगली तारीख 28/7/2021 को तय की गई है और 28/7/2021 को ही सुनवाई की तिथि रखी गई है। मुजफ्फरपुर न्यायालय में ई-कोर्ट की नई प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें मुकदमों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। जिले में मुकदमों के त्वरित निष्पादन के लिए अब समन व वारंट के तामिला की ट्रैकिंग इन स्टेप नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस पोर्टल से होगा। जिले में ई कोर्ट में गुरुवार से यह नई प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए 1 दर्जन प्रोसेस सर्वर शुरू की गई है। जिले के सभी थाना को अलग अलग प्रोसेस सर्वर से जोड़ा गया। सभी सर्वर को सरकारी सिम और मोबाइल उपलब्ध कराया गया है। उन्हें प्रशिक्षण देकर समन तामिला कराने के लोकेशन पर भेजा गया, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक तामिला कराया। दूसरे जिले व राज्यों में भी समन व वारंट अब इसी प्रक्रिया के तहत भेजे जाएंगे। इससे समन व वारंट का तामिला जल्द होगा। वहीं नजारत प्रभारी ने बताया कि आम लोगों को इसका लाभ मिले, यह एक अच्छा विचार है। बीट और थाना वाइज प्रतिनियुक्त किया गया है और ई कोर्ट के कारण त्वरित कार्यवाही और सम्मन की तामिला करने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की जा रही है, ताकि संबंधित न्यायालय में तामिला समय से उसकी सुनिश्चित कराया जा सके और उसका कोर्ट जो है वह अग्रिम कार्यवाही तुरंत कर सके। इस उद्देश्य से ई कोर्ट की अभी जनहित में ये अच्छा पहल की गई है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कार्यवाही अभी चल रही है। प्रोसेसिंग को लेकर क्या कुछ किया गया? प्रोसेसिंग को लेकर क्या कुछ किया गया? मोबाइल ये सब सभी माने कि प्रोसेस सर्वर 12 प्रोसेस सर्वर हैं। 12 प्रोसेस सर्वर को सिम के साथ मोबाइल जो है वो उपलब्ध करा दिया गया है और उन लोगों के ऊपर खुद ऐप पर उनकी तामिला भेजी जा रही है और उनके द्वारा प्रत्येक जिला में प्रत्येक थाना में जाकर संबंधित थाना में जाकर वह तामिला सुनिश्चित कराना। परिचय मैं मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में प्रभारी नाजिर के पद पर पदस्थापित हूँ और इस कार्यवाही में संचालन में हमारी भूमिका है। जिले में विशेष टीकाकरण अभियान चलाई जाएगी। शहरी क्षेत्र में 80,000 लोगों को टीका देने की योजना है। ये जानकारी जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। जिले में कोविड टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजन कर बताया कि शहरी क्षेत्र के 80,000 लोगों को टीका देने के लिए 73 टीमें बनाई गई है। 49 वार्डों में 172 जगह टीका लगाया जाएगा। शहरी क्षेत्र में पूर्ण टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुट गया है। 24 से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण की मॉनिटरिंग के लिए सभी शहरी पीएससी पर अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। ब्रह्मपुरा पीएससी पर डीआरडीए निर्देशक चंदन चौहान की ड्यूटी लगाई गई है। बालूघाट पीएससी पर वरीय उप समाहर्ता विकास कुमार की ड्यूटी लगाई गई है। अघोरिया बाजार पीएससी पर डीसीएलआर पूर्व जय शंकर प्रसाद की ड्यूटी लगाई गई है और कन्हौली पीएससी पर वरीय उप समाहर्ता सारंग मणि की ड्यूटी लगाई गई है। पूर्ण टीकाकरण के लिए सभी 49 वार्डों में कैंप लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। पहला और दूसरा डोज दोनों लगाया जाएगा। 49 वार्डों के लिए 49 टीम और सदर के लिए अलग से 24 टीम बनाई गई है। नगर निगम के बाद नगर निकाय में पूर्ण टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। हम लोग लगातार अपने जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं। टेस्टिंग को बढ़ाकर हम लोगों ने 7,000 तक किया है कि अचानक कोई हम लोग सरप्राइज ना हो जाए कि अचानक कहीं से केसेस निकल गए। इसलिए टेस्टिंग की संख्या हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं ताकि हम लोगों को पॉजिटिविटी रेट का अंदाज़ा मिलता रहे। अभी 7,000 भी टेस्ट कराने पर 2 से 3
हम लोग को पॉजिटिव मिल रहे हैं जो नेग्लिजिबल हैं, लेकिन टेस्टिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमने अपने संसाधनों को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। हम लोग ऑक्सीजन प्लांट एक ऑलरेडी सदर अस्पताल में स्थापित कराया गया है, एक मेडिकल कॉलेज में स्थापित कराया गया है। इसके अतिरिक्त 3 और ऑक्सीजन प्लांट, एक पारू में, एक कांटी में और एक और एडिशनल प्लांट सदर अस्पताल में हम लोग ऑक्सीजन का लगवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पीएससी में 10-10 बेड हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। वहाँ सभी जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। पीएससी के सभी तमाम चिकित्सा पदाधिकारियों और नर्सेस को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। ये सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं ताकि किसी भी संभावित यदि कोई इन्फेक्शन प्रारंभ होता है तो उससे हम लोग आसानी से हम लोग लड़ाई कर सकें। पूरा परिवार साहिबगंज थाना पुलिस के रवैये से तंग आकर आईजी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। साहिबगंज थाना की पुलिस से तंग आकर गुरुवार को एक पीड़ित परिवार आईजी गणेश कुमार से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। आरोप यह है कि पहले आरोपी द्वारा उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया और फिर थाने में SC/ST का मामला दर्ज करवा दिया गया। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि बीते 14 जुलाई को साहिबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में मौके का फायदा उठाकर गांव के ही राजेश्वर पासवान ने उनकी नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर परिवार के कई महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पीड़ित परिजनों द्वारा साहिबगंज थाना में इसकी शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश्वर पासवान को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया था। पीड़ित व उनके परिजनों ने बताया कि घटना के 2 दिनों बाद फंसाने के लिए उनके परिवार के कई लोगों पर हरिजन एक्ट कर दिया, जिसके बाद पुलिस लगातार तंग कर रही है, जिसके डर से पूरा परिवार अपना घर को छोड़कर दूसरे जगह रह रहा है। पीछे पड़ता था, डरवाता, धमकाता था, बोलता था कि हमसे गलत काम करो। हम बोले कि नहीं करेंगे। बोला कि पैसा लो, गलत काम करो। हम बोले कि नहीं करेंगे, मम्मी पापा को बोल देंगे। तो बोला कि बोल देगी तो बोलो जेल में जाएंगे, आ जाएंगे, कल चलेंगे। फिर भी इससे ज़्यादा करेंगे। तो फिर भी घर में देखा कि कोई नहीं है तो हम दुकान में अकेले बैठे थे। तो घर में घुस के हम बाँह पकड़ने लगा। बात कैसा हूँ छोड़ा कर दूरा पर भागे। दूरा पर फिर भी पकड़ के मम्मी को चिल्लाए, भाभी को। तो आई जंगला देने तो वो वीडियो करने लगी। मम्मी आई छुड़ाने तो कपड़ा उपड़ा मम्मी को हमको फाड़ने लगा। आपके साथ क्या किया था? कोशिश किया गया। कपड़ा हुआ था आपका जो कोशिश किया ना तो नहीं, हमको बोले कि नहीं करेंगे तो कपड़ा उपड़ा जबरदस्ती कर। हमारे सर होटल है, होटल पे आता है, खाते हैं, कोई भी आदमी आएगा जाएगा, खा के चले जाएगा। अच्छा जी। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हम नहीं थे सर, हमारे घर परिवार वाले थे। हम भूजा के कारोबारी है, छोटा ठेला चलाते हैं, अपना काम करने गए थे। जी। क्या जानकारी मिली? हमको जानकारी यही हुआ कि हमारे बहन के साथ रेप करने की कोशिश किया गया। कौन? वही राजेश्वर पासवान। हमको सर इंसाफ चाहिए बस। और हमारे ऊपर हर्जन रेट लगा दिया गया है। अब बोला गया कि बोलू तुम्हारे ऊपर बोलू हम निकलेंगे तो हम तुम लोग को जेल भेज देंगे। सर हमको वो हर्जन केस डाल दिया गया। मतलब आपके बहन के साथ एक तो गलत किया, उसमें भी हर्जन केस डाल दिया गया मेरे ऊपर। और रात दिन हमको बोला जाता है कि बोलू हम जिस दिन निकलेंगे तुमको भेज देते, भिजवा देंगे जेल। आरोपी गिरफ्तार हो गया? जी। ये केस किसके द्वारा किया गया है? हर्जन ने? उसी के पत्नी ने किया है। क्या आरोप लगाया है? आरोप लगा हमारे पत्नी के नाम पर डाल दिया गया, पैसा लिया जाता है, हमारी पत्नी लेते हैं। और हमारी पत्नी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ आरोप लगाया। आज कहाँ है? कौन? आज आईजी साहब के यहाँ हैं? जी। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो सर है कि कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। जिले में पहुंचे जेडीयू दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ रमन का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। गुरुवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पहुंचे जदयू के दलित प्रकोष्ठ के उत्तर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ रमन, जहां जदयू कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर जिलाध्यक्ष, युवा मुख्य प्रवक्ता कुंदन सांडिल्य, जदयू नेता कृष्ण कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में रामनाथ रमन ने कहा कि जदयू दलित प्रकोष्ठ के नेताओं और जिलाध्यक्ष के साथ संगठन विस्तार की चर्चा की गई है, साथ ही समीक्षा भी की गई है। वहीं कहा कि आने वाले दिनों में दलित प्रकोष्ठ का कमिश्नरी स्तर पर एक सम्मेलन यहां आहूत करनी है, उसी की तैयारी के संबंध में बैठक की गई है। राष्ट्रीय मूल्य में जब वृद्धि होगा तो फिर यहाँ भी महंगा होगा,
जनता को परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी हो रही है, परेशानी होगा, परेशानी आम जनता को हो रही है। आम जनता में आप भी हैं, हम लोग भी हैं। पहले हम लोग जनता है, उसके बाद में किसी पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो पेट्रोल और डीजल का मामला है, तो मैंने कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर वृद्धि करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत बढ़ेगी तो उसका मतलब फायदा या नुकसान हमारे आपके जनता को होगा। नीतीश सरकार का क्या रोल है किस मामले में? पेट्रोल डीजल के मामले में? महंगाई पर आप न्यूट्रल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो तेल के कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है, तो फिर महंगी नहीं होनी चाहिए जैसा आप भी बोल रहे हैं। ना, लेकिन निर्भर तो उसी पर पड़ेगा ना। आप बोल रहे हैं सस्ता है, लेकिन निश्चित तौर से वहाँ महंगाई बढ़ी तो यहाँ महंगाई बढ़ा। दुनिया के और देशों में महंगाई फिर भी नहीं है। बावजूद इसके बारे में जो शीर्ष नेता हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इस पर वो संज्ञान ले रहे हैं। रात भी मैं न्यूज़ देख रहा था, आप लोगों का, उससे बोले हैं कि हमने इस पर गौर नहीं किया था, इस पर गौर किया जा रहा है और आपस में निश्चित तौर से वार्ता होगी और इस पर नियंत्रण किया जाएगा। आशीर्वाद यात्रा लेकर के निकले हैं चिराग जी। किस चीज़ का आशीर्वाद? जिस समय आदरणीय रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ, उस समय क्या श्रद्धांजलि यात्रा हुआ था बिहार में? जब श्रद्धांजलि हुआ ही नहीं, आशीर्वाद लेने के चली हैं। कौन चीज़ के लिए आशीर्वाद चाहिए? आप एक तरफ आप अनुसूचित जाति से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं और कहते हैं कि हम दलित हैं, हम शेर के बेटा हैं, और दूसरे तरफ जिस आरक्षण सीट से और आरक्षित सीट से जीत करके आप जाते हैं, और दूसरे तरफ उनका बयान आया है, मैं बताऊं 15-20 दिन पहले आया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात। तो भाई आर्थिक आरक्षण की बात आप करते हो तो सबसे पहले रिजाइन करो। तुम रिजर्वेशन सीट से जीते हो, रिजाइन करो, और रिजाइन करके जनरल सीट से लड़ो चुनाव, उसके बाद में वो काद पता चल जाएगा। तुम आरक्षण का लाभ भी लेता है और आरक्षण का विरोध भी करता है। ये बहुत बड़ा ठग है। ये आशीर्वाद नहीं, यात्रा नहीं, आशीर्वाद यात्रा के नाम पर ये ठग रहा है। हम जो दलित वर्ग हैं, इनको ये ठग रहा है। ये ठग का गिरोह है। अगर पूरे देश में अगर 10 गो ठग होगा तो जिसका नाम चिराग है वो 1 to 10 में इसका नाम आएगा। ये आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये ठग यात्रा है, भ्रम यात्रा है। ये भ्रम फैला रहा है हमारे समाज में। चिराग पासवान तो ये भी कहते हैं कि उनके चाचा और भतीजा के बीच में फूट डालने का काम जदयू के नेताओं ने किया। क्यों? जदयू को क्या जरूरत है आपके परिवार में फूट डालने का? जिस समय हम आपको स्पष्ट करें, ज़्यादा दिन नहीं हुआ विधानसभा का चुनाव का, इससे पहले भी आप जब इतिहास उठा करके देखिएगा लोक जनशक्ति पार्टी का, तब पाइएगा कि जब चुनाव का समय आएगा तो ये लोग क्या काम करेगा कि जितना इसके घर में जो लोग हैं, अपना भाई हो, भतीजा हो, चाचा हो, सबके लिए क्या काम करेगा कि रिजर्वेशन का सीट ले लेगा, वो चुनाव जीत करके चला जाएगा, और शेष सीट जो बचेगा उसको लोग बेच देगा, करोड़ करोड़ रुपया लेकर के, लाखों रुपया लेकर के बेचेगा। तो जब आप टिकट बेच दीजिएगा, पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दीजिएगा और टिकट बेचिएगा और वो उम्मीदवार MLA MP बन करके आ जाएगा, उस परिस्थिति में क्या होगा? वो तो भाग जाएगा ना आपको छोड़ करके। वो तो उस समय कहिएगा कि नहीं, हमको नीतीश कुमार जी और जदयू के लोगों ने हमारा घर को तोड़ दिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया। जिस समय टिकट बेचते हो ख्याल नहीं रहता है। टिकट अगर आप नहीं बेचते, अगर कार्यकर्ता को टिकट देते तो निश्चित तौर से आपका घर भी बना रहता, आपकी पार्टी बनी रहती। उसके लिए मिस्टर चिराग खुद जिम्मेवार है। कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको मिस्टर चिराग ने नहीं ठगा। गठबंधन में आप भी हैं, लोजपा भी है, और बेचने वालों से आप क्यों नहीं अलग हो जाए? क्या लोजपा वो कौन लोजपा है? लोक जनशक्ति पार्टी के जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय सांसद में पशुपति कुमार पारस जी, वो है NDA के अंग। NDA में वो हैं, न कि चिराग है। चिराग तो बार बार ये कहते रहे कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, और दूसरे तरफ अपने पूछ में हनुमान की तरह आग लगा करके मोदी के लंका को जलाना शुरू कर रहे हैं, NDA को जलाना शुरू कर रहे हैं। ये कौन सा हनुमान है भाई? आप वे दो मुहा राजनीति करने वाले हैं, और इनका सब कुछ सामने आ गया। उसी परिवार से पशुपतिनाथ पारस भी है, जो आपके भी संगठन में हमारे संगठन में नहीं है, NDA में है। और कहीं ना कहीं आप में, जब आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्यों आपको लोगों ने छोड़ा? क्यों लोग छोड़ते जा रहा है? आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।